हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 और इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे। इसमें 20 प्रश्न हैं। पार्ट का नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने इस क्विज़ को लिया है। तो आप ये क्विज़ मेरे साथ साथ खेलिए और बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 20 में से कितने अंक आए हैं। अगर आप 100% अंक पाना चाहते हैं तो मेरी पूरी सीरीज को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। पहला है, B.R. अम्बेडकर ने विभाजन के बाद पृथक निर्वाचन मंडल जारी रखने के लिए एक शक्तिशाली दलील दी। B.R. अम्बेडकर मेड ए पावरफुल प्ली टू कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आफ्टर पार्टीशन। दूसरा है, गोविंद वल्लभ पंत ने घोषणा की कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग न केवल देश के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है। गोविंद वल्लभ पंत डिक्लेयर्ड दैट डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स was not only harmful for the nation but also for the minorities। तीसरा है, बेगम एजाज रसूल, जिनका चित्र हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ने उदाहरण के लिए महसूस किया कि पृथक निर्वाचन मंडल आत्मविनाशकारी थे क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों को बहुमत से अलग कर दिया था। बेगम एजाज रसूल फॉर इंसिडेंस फेल्ट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटीज फ्रॉम मेजॉरिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं, यानी कि ये कथन एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकते हैं, आपको उनको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या ऑब्लिक स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिगार करेक्ट। तो ऑप्शन ए है 1 और 3 यानी कि 1 and 3, बी है 2 और 3 यानी कि 2nd and 3rd, सी है पहला और दूसरा यानी कि 1st and 2nd, और डी है केवल 3 यानी कि 3rd only। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि गोविंद वल्लभ पंत ने घोषणा की कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग न केवल देश के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है। और तीसरा वाला जो है कि बेगम एजाज रसूल ने महसूस किया कि पृथक निर्वाचक मंडल आत्मविनाशकारी थे क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों को बहुमत यानी कि बहुसंख्यकों से अलग कर देना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion A and other labeled as reason R। तो अभिकथन ए इस प्रकार है, प्रत्येक वयस्क भारतीय को मतदान का अधिकार देना भारतीय संविधान की केंद्रीय विशेषताओं में से एक था। Assertion A, granting of the right to vote to every adult Indian was on one of the central features of the Indian Constitution। कारण आर जो है वो इस प्रकार है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद वोट देने का अधिकार मिला। यानी कि रीजन आर इज, in countries such as the United States and the United Kingdom, women got the right to vote after a long drawn struggle। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
सी है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। और डी है आर सही है लेकिन ए सही नहीं है, आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि भारतीयों को जो मतदान का अधिकार दिया गया वो बहुत बाद में दिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के महिलाओं ने जो संघर्ष करके वोट का अधिकार प्राप्त कर लिया था वो इससे पहले ही प्राप्त कर लिया था। तो दोनों कथन तो सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस समूह ने शुरू में संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह एक ब्रिटिश रचना थी, वह थी द ग्रुप दैट इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट वाज ए ब्रिटिश क्रिएशन वाज दैट ऑफ। ऑप्शन ए है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, बी आदिवासी यानी कि ट्राइबल, सी है दलित यानी कि डिप्रेस्ड, और डी है मुस्लिम लीग। तो आपको बताना है किस वर्ग ने इसका बहिष्कार किया था संविधान सभा का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने का। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, क्योंकि वो कह रहे थे शुरू में कि ये एक ब्रिटिश रचना है और हम उसमें शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट इन इंडिया वाज। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अंडर विच स्कीम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड? ऑप्शन ए है मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और डी है उद्देश्य संकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी कैबिनेट मिशन। यहाँ पर आपको कैबिनेट मिशन के सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के सदस्य डैश के प्रांतीय चुनावों के आधार पर चुने गए थे, यानी कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजनल इलेक्शंस ऑफ डैश। ऑप्शन ए है 1942 यानी कि 1942, बी है 1944 यानी कि 1944, सी है 1946 यानी कि 1946, और डी है 1948 यानी कि 1948। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उसके लिए समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी 1946। तो यहाँ जो ये मैप दिखा रखा है 1946 का है, जिसमें किस किस पार्टियों ने कहाँ कहाँ जीते थे इलेक्शन उसको दिखाया गया है। जैसे ये ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, ये सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जीते गए क्षेत्र थे, ये मुस्लिम लीग द्वारा विजित प्रदेश हैं। और ये ग्रे कलर से जो दिखा रखा है ये उत्तर सीमांत प्रांत है पाकिस्तान वर्तमान का, तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे। और पीले रंग से जो ये दिखा रखे हैं ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि जो राजाओं के अधीन क्षेत्र थे, यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि यहाँ पर राजा ही राज्य कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1937 में किस अधिनियम के तहत चुनाव
हुए थे, यानी कि अंडर विच एक्ट द इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सी है भारत सरकार अधिनियम 1920 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1920। डी है भारत सरकार अधिनियम 1934 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आपको बताना है कि 1937 में किस अधिनियम के तहत चुनाव हुए थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के अनुसार 1937 में यानी कि 1937 में पहली बार जो है वो अंतरिम सरकार के लिए मतदान हुआ था। इसमें आप देख रहे हैं जो नीले रंग से जो दिखाए गए हैं वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। पीले रंग से दिखाए गए जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी कि रजवाड़े हैं जहाँ चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ राजा ही शासन कर रहे थे। और नीले रंग से जो दिखाया गया है गहरे नीले रंग से वहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में जीती थी। और लाल रंग से दिखाया हुआ है वो यूनाइटेड पार्टी जो है वो सिंध में जीती थी। और ग्रे कलर से जो दिखाया गया है उत्तर सीमांत प्रांत है जहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है यानी कि हाउ इज सोवरेनिटी वेस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है जनता में यानी कि इन द पब्लिक। बी है प्रधानमंत्री में यानी कि इन द प्राइम मिनिस्टर। सी है न्यायपालिका में यानी कि इन द जुडिशरी। और डी है संविधान में यानी कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, जनता में यानी कि संविधान की जो प्रभुता संप्रभुता है वो जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की यानी कि हु एडवोकेटेड मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। बी है जवाहरलाल नेहरू। सी है आर.वी. दुलेकर। और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, आर.बी. दुलेकर, जिनका चित्र हमने यहाँ पे दिखाया है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का वकालत की थी। यहाँ एक और कन्फ्यूज़न है कि बहुत सारे लोग ये जवाब देते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। तो यहाँ स्पष्ट कर दें कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा जो हिंदी और उर्दू से मिलकर बनी थी उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वकालत की थी, जबकि आर.बी. दुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ यानी कि इन हाउ मेनी डेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। ऑप्शन ए है 2 वर्ष 10 महीने 11 दिन यानी कि 2 years 10 months 11 days। बी है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी कि 2 years 11 months 18 days। और सी है 2 वर्ष 11 महीने 11 दिन यानी कि 2 years 11 months 11 days। और डी है 2 वर्ष 9 महीने 8 दिन यानी कि 2 years 9 months 8 days। तो आपको बताना है कि संविधान तैयार करने में कितना समय लगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी कि 2 years 11 months 18 days, जो कि लगभग 3 वर्ष के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया यानी कि हु वाज अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी है बी.एन. राव। और डी है गोविंद वल्लभ पंत। तो आपको बताना है ABCD में से कौन है जिसे संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, B.N. राव, जिनका चित्र हमने आपको यहाँ पे डाक टिकट के माध्यम से दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है B.R. अम्बेडकर। तो आपको बताना है इनमें से कौन पहले भारत के राष्ट्रपति थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए दिखाया गया है और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, यानी कि व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मेड। ऑप्शन ए है 4 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑन जुलाई 4th 1947। बी है 18 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑन जुलाई 18th 1947 को। सी है 20 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑन जुलाई 20 1947। और डी है 15 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑन जुलाई 15th 1947 को। तो आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जो हैं वो इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाए गए हैं, ये कौन सी तारीख को हुआ था लागू, तो वो आपको बताना है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, 18 जुलाई 1947, यानी कि ऑन जुलाई 18th 1947। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन ए है सी, राजगोपालाचार्य, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है रेडक्लिफ। तो आपको बताना है इनमें से कौन पहले भारत के गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन यहाँ जो चित्र हमने दिखाया है ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे, उनका चित्र है। वो सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। तो ये हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, यानी कि हु वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए है लियाकत अली, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनमें से कौन पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डैश में बने थे, यानी कि कब बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन डैश। ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, यानी कि इन 1946 AD। बी है 1947 ईस्वी में, यानी कि 1947 में। और सी है 1948 ईस्वी में, यानी कि इन 1948 AD। और डी है 1949 ईस्वी में, यानी कि इन 1949 AD। तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, 1946 ईस्वी में, क्योंकि उस समय अंतरिम सरकार जब बनी थी 1946 ईस्वी में, तो जवाहरलाल नेहरू को उस समय भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और भारत के स्वतंत्र होने पर भी जवाहरलाल नेहरू ही पहले प्रधानमंत्री
बने थे। तो 1946 ईस्वी से ही जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री चले आ रहे थे। यहाँ पर इस चित्र में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के चित्र दिखाई देंगे, जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी जी तक। इसमें जो ये स्टार मार्क्ड है गुलजारी लाल नंदा जी, ये जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को मृत्यु होने के बाद ये बने थे और 9 जुलाई 1964 तक रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी विधिवत प्रधानमंत्री बने और फिर जवाहरलाल नेहरू जी की ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को मृत्यु होने के बाद एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये 24 जनवरी 1966 तक जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तो तब तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, यानी कि हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है महेश नारायण, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बताना है इनमें से किसने इंडिया डिवाइडेड लिखी थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है इंडिया डिवाइडेड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी उसका आवरण पृष्ठ आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके प्रयासों से ये रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई, यानी कि विद हुज एफर्ट्स डिड द प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द इंडियन यूनियन। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है आचार्य कृपलानी। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो चुका है। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। इनका ये विशाल मूर्ति जो विश्व में सबसे उच्चतम है, ये इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि भारत आज इतना बड़ा देश है। इन्होंने सभी देसी रियासतों को भारत के अंदर शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कुल कितनी रियासतें थी, यानी कि हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर इन देयर इन इंडिया। ऑप्शन ए है 562 यानी कि 562, बी है 563 यानी कि 563, सी है 564 यानी कि 564 और डी है 565 यानी कि 565। तो आपको बताना है कि कितनी प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि रजवाड़े कितने थे, कितनी रियासतें थी भारत में स्वतंत्रता के समय। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, 562। क्वेश्चन नंबर 20 जो वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950। ऑप्शन ए है 200 यानी कि 200, बी है 225 यानी कि 225, सी है 284 यानी कि 284 और डी है 300 यानी कि 300। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि 284, 284। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।